Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. So जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं. What vulgar dress was she wearing? ये है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह. विस्मयादि बोधक मतलब जब हमें किसी बात को देखकर विस्मय हैरानगी होती है या झटका लगता है तो हम इस तरीके से बोलते हैं क्या, जैसे हम कहते हैं ना क्या आइडिया है, क्या फिल्म है. सो वट वल्गर ड्रेस, वल्गर होता है फूहड़, मतलब जो अच्छे टेस्ट की नहीं है, यानी जिससे हमारी अच्छी रुचि, अच्छी समझ नहीं दिखती कपड़ों के बारे में. यानी कुछ किसी ने ऐसा कपड़ा पहना है जो उसके शरीर पर नहीं जच रहा, या कुछ ऐसा कपड़ा पहना है जो उसको शोभा नहीं देता. तो व्हाट के बाद जब भी हम एक चीज़ की बात करते हैं तो ए ज़रूर आएगा. अगर यहाँ ड्रेसेस होता तो ए नहीं आता. मतलब व्हाट के बाद ये प्लूरल भी हो सकता है, फिर ए नहीं आएगा. लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक है, क्योंकि एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति एक ही ड्रेस पहनेगा. सो व्हाट अ वल्गर ड्रेस शी वॉज वियरिंग. अब इस सेंटेंस का सिंपल भाषा में मतलब है शी वॉज वियरिंग अ वल्गर ड्रेस. लेकिन शी वॉज वियरिंग अ वल्गर ड्रेस में वो हैरानगी नहीं आती है जो इस पैटर्न में आती है कि क्या खराब सी ड्रेस पहन रखी थी उसने, क्या अजीब, क्या फूहड़ ड्रेस पहन रखी थी उसने. सो व्हाट अ वल्गर ड्रेस शी वॉज वियरिंग, और पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा. द फार्मर्स आर बिलीव्ड टू बी लेस एजुकेटेड. जो किसान होते हैं उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो कम पढ़े लिखे होते हैं. आज अब तो वैसे ऐसा नहीं होता है, लेकिन जैसे पुराने ज़माने में जो होते थे जो, तो फार्मर्स जनरल बात हो रही है, हम किसी पर्टिकुलर जगह के किसानों की बात नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पर पहली चीज़ तो दा नहीं आएगा. फार्मर्स आर बिलीव्ड. अब जब भी किसी के बारे में कोई बात मानी जाती है तो ऐसे भी हम कह सकते हैं इट इज़ बिलीव्ड. इट इज़ बिलीव्ड दैट फार्मर्स आर लेस एजुकेटेड. लेकिन उसका ज़्यादा अच्छा तरीका यह होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में कोई चीज़ मानी जाती है उस व्यक्ति को ही सब्जेक्ट बना दिया जाए, और ये फर्स्ट वाला पार्ट पैसिव वॉइस में होगा. उसके फ़ौरन बाद इन्फिनेटिव आएगा. अब ये वर्ब क्या कैसे आएगा, आप इसका बहुत आसान तरीका है, आप लंबा सेंटेंस बनाओ कि इट इज़ बिलीव्ड दैट फार्मर्स आर लेस एजुकेटेड. तो फार्मर्स के बाद वर्ब क्या आ रहा है, आर. तो वही आर ही लगाया है हमने, टू के बाद आर की शक्ल चेंज होगी, वो बी हो गया. सो फार्मर्स आर बिलीव्ड, ये पैसिव वॉइस में, कि फार्मर्स के बारे में माना जाता है टू बी लेस एजुकेटेड, कि वो कम पढ़े लिखे होते हैं. ऐसा है नहीं, बस ये सेंटेंस है. ओके. वट अब तो फार्मर्स के पास भी बहुत मॉडर्न टेक्निक्स आ गई, तो उनके पास भी एजुकेशन है. वट अ ग्लेयरिंग मिस्टेक्स. अब मैंने आपको बोला ना कि वट के बाद प्लूरल भी आ सकता है, तो यहाँ पर मिस्टेक्स है. ग्लेयरिंग मिस्टेक्स होती हैं जो बिल्कुल साफ साफ दिखने वाली. ग्लेयर होता है जैसे किसी को घूर कर देखना, तो ऐसी मिस्टेक्स की जो हमको घूर कर देख रहे हैं, यानी साफ दिखाई दे रही हैं, जिनको देखने के लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो इतनी ज़्यादा स्पष्ट हैं वो गलतियाँ. तो यहाँ पर मिस्टेक्स हैं, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा. व्हाट ग्लेयरिंग मिस्टेक्स, आगे आपको कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. तो अब इसका सिंपल भाषा में मतलब है कि द मिस्टेक्स आर ग्लेयरिंग, वेरी ग्लेयरिंग. सो व्हाट ग्लेयरिंग मिस्टेक्स. द चॉकलेट विच इज़ इन माई बैग इट इज़ फॉर यू. द चॉकलेट, अब हमने द क्यों लगाया, क्योंकि हम उसके बारे में बता रहे हैं. कौन सी चॉकलेट जो मेरे बैग में है वो तुम्हारे लिए है. अब हम हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं कि चॉकलेट जो मेरे बैग में है वो तुम्हारे लिए है, या हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं जो चॉकलेट मेरे बैग में है. अब हम जब जो चॉकलेट बोलते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं जो, विच चॉकलेट इज़ इन माई बैग. गलत है. पहले आप व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखिए, उसके बाद बताइए जो. हिंदी में भले ही जो पहले आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में जो बाद में आता है उस व्यक्ति या वस्तु के बाद में. सो द चॉकलेट विच इज़ इन माई बैग. अब सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद कायदे से वर्ब आना चाहिए. अगर सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब नहीं दिखाई दे रहा जिससे कि आपको ये पता चल सके कि कौन सा टेंस है, तो समझ जाइए कि हमारा मेन सेंटेंस जो है वो ब्रेक हो गया. बीच में इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, और जब ये बीच वाला बताना ख़त्म हो जाएगा तो इसका बाकी हिस्सा हमको दिखाई देगा. सो द चॉकलेट विच इज़ इन माई बैग, तो बैग पर आकर ये बीच वाली कहानी ख़त्म हो गई. अब इसका बाकी हिस्सा, अब हमने इट लिख दिया, तो यानी हमारा मेन सेंटेंस हुआ द चॉकलेट इट इज़ फॉर यू. अब हम एक ही चीज़ के लिए दो दो सब्जेक्ट कैसे लगा सकते हैं कि यहाँ पहले हमने चॉकलेट लिख दिया फिर इट लिख दिया, क्योंकि हिंदी में हम कह रहे हैं ना कि जो चॉकलेट मेरे बैग में है वो, हमको ये दोबारा नहीं लिखना.
क्योंकि ये है हमारा सेंटेंस, द चॉकलेट इज़ फॉर यू। ये चॉकलेट और इज़ के बीच में दूरियां क्यों आई? क्योंकि हमने चॉकलेट के बारे में कुछ बताना था, तो जिसके बारे में बताना है वो उसके साथ ही लिखना पड़ेगा, उसको हम कहीं और नहीं लिख सकते। सो द चॉकलेट विच इज़ इन माई बैग इज़ फॉर यू, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लॉजेज को समझना हो तो क्लॉजेज की वीडियोज़ देखिए। द पुअर इज़ नॉट रिस्पेक्टेड बाय समबडी। जब हम द पुअर कहते हैं तो इसका मतलब होता है सब गरीब लोग इन जनरल, या तो कहिए पुअर पीपल या द पुअर, एक ही चीज़ है। द पुअर प्लूरल होता है हमेशा। द पुअर आर नॉट रिस्पेक्टेड बाय एनीबडी। दुनिया का दस्तूर यही है, सब उगते सूरज को सलाम करते हैं। गरीब आदमी भले ही कितना भी अच्छा हो, कितने ही गुण हो उसमें, तो जो आम लोग हैं तो उनका नज़रिया यही होता है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। सो द पुअर आर नॉट रिस्पेक्टेड बाय एनीबडी। लेकिन जो अच्छे दिल वाले लोग होते हैं, जो सबको बराबर समझते हैं, दे रिस्पेक्ट एवरीबडी। एंड आई थिंक दूसरों की रिस्पेक्ट वही कर सकते हैं जो अपनी रिस्पेक्ट करता है। अपनी रिस्पेक्ट हम जितनी ज़्यादा करते हैं उतनी ही ज़्यादा हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, कुछ लोग दिखाने के लिए भी रिस्पेक्ट करते हैं, बट देन यू कैन फील इट, वाइब्रेशंस होती हैं, पता चल जाता है कि कौन ऊपरी ऊपरी रिस्पेक्ट कर रहा है और किसके मन में रिस्पेक्ट है। एनीवे, हार्डली आई हैड कट अ केक एंड एवरीबडी क्लैप्ड, यानी अभी मुश्किल से मैंने केक काटा ही था कि सबने तालियां बजाई। हार्डली के बाद पहला पार्ट हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। सो हार्डली हैड आई कट अ केक होता है पता नहीं कौन सा केक। नेचुरली अगर हमने केक काटा तो कोई ओकेजन होगा, कोई मौका होगा, तो उसी केक को काटा जो हमारे पास आया, जो हमारे घर में था, जो हमने मंगवाया। ए का मतलब होता है ऐसी कोई भी केक, मतलब 10-20 पड़े थे, कोई भी एक केक हमने काट दिया। वी डोंट मीन टू से दैट। सो हार्डली हैड आई कट की तीनों फॉर्म्स यही होती हैं। हार्डली हैड आई कट द केक, हार्डली के साथ एंड कभी भी नहीं आता। व्हेन एक होता है नो सूनर, एक होता है हार्डली। ली, ब्रूस ली, तो ब्रूस ली किस में जाएगा? वैन में बैठ कर जाएगा, तो यहाँ पर वैन आएगा जब भी हार्डली। ऐसे सोचो हार्डली ब्रूस ली का भाई है। सो हार्डली हैड आई कट द केक वैन एवरीबडी क्लैप्ड, कि सबने तालियां बजाई। इट वॉज सेंसिबल टू यू टू अवॉइड सेंसिटिव क्वेश्चंस, यानी ये तुम्हारा सेंसिबल होना था कि तुमने संजीदा क्वेश्चंस को अवॉइड किया, यानी जो किसी को हर्ट कर सकते थे वो ऐसे क्वेश्चंस को पूछना अवॉइड किया। ये एक फिक्स्ड पैटर्न है। इट वॉज सेंसिबल ऑफ यू होता है हमेशा ऑफ, यानी इस व्यक्ति का ये गुण था कि उसने ऐसा किया। सो इट वॉज सेंसिबल ऑफ यू। ये पैटर्न बहुत यूज़ होता है स्पोकन में, ऐसे यूज़ होता है सो सेंसिबल ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, बस इतना ही बोलते हैं लोग। जैसे किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा कर दिया तो हम कहते हैं सो नाइस ऑफ यू, मतलब इट इज़ नाइस ऑफ यू टू डू मी दिस फेवर, कि ये आपका अच्छापन है कि आपने मुझे ये मेरा ये काम किया। सो इट वॉज सेंसिबल ऑफ यू टू avoid sensitive questions. It is these shoes who are making me to feel uncomfortable. ये जूते हैं जो मेरे को अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट की तरफ हमने उंगली तान कर बोलना है, उसको दोष दे रहे हैं या उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो इट से शुरू होता है। इट इज़ दीज शूज़, ये जूते हैं, ये तो इट इज़ ही आएगा चाहे यहाँ पर कुछ भी हो। जैसे हमने पिछली शीट में करा था इट इज़ यू हु आर, आगे मुझे सेंटेंस याद नहीं, इससे पिछली शीट उसमें था वीडियो में। सो इट इज़ दीज शूज़ हु, शूज़ के साथ हु नहीं आता। विच आर मेकिंग मी, जो मजबूर कर रहे हैं मुझे। जब मेक का मतलब मजबूर करना होता है तो टू कभी भी नहीं आता। सो मेकिंग मी फील अनकम्फर्टेबल, यानी ये जूते हैं जो मुझे अनकम्फर्टेबल महसूस करवा रहे हैं। वन ऑट टू का मतलब होता है शुड, लेकिन ऑट टू शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑट टू बात पर जोर देने के लिए आता है और मोस्टली ऐसी बातों पर जो इंसान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनती हैं। तो बिहेवियर से संबंधित बातें, ड्यूटी से संबंधित बातों में अगर ज़ोर देकर कहना हो तो हमें शुड की जगह ऑट टू यूज़ करना चाहिए। सो वन ऑट टू, वन मतलब कोई भी व्यक्ति हो, वन का मतलब यहाँ पर एक नहीं है। वन ऑट टू, वन मतलब अ पर्सन,
वन ऑट टू बी पेशेंट, यहाँ पर पेशेंट का मतलब मरीज नहीं है, सब्र वाला, धीरज वाला, धैर्य वाला। विद हिज चिल्ड्रन, यानी एक व्यक्ति को अपने बच्चों के साथ सब्र वाला होना चाहिए। जैसे कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर बच्चों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। अब कुछ लोग कहेंगे बच्चे बहुत शरारती होते हैं, ज़िद करते हैं तो मारना ही पड़ता है। आई डोंट थिंक कि मारना ज़रूरी है, उनको प्यार से भी सिखाया जा सकता है। सो वन ऑट टू बी पेशेंट विद हिज चिल्ड्रन, वन ऑट टू बी। अब अगर आपको ये बी समझ में नहीं आ रहा तो हम कह सकते हैं आई एम पेशेंट विद माई चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों के साथ पेशेंट हूँ, सब्र वाला हूँ। तो इज एम आर के बिना तो बनेगा ही नहीं, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ऑट टू। सो वन ऑट टू बी पेशेंट विद, जब हमारा सब्जेक्ट वन होना तो यहाँ पर हिज नहीं आएगा, वंस आएगा। वन ऑट टू बी पेशेंट विद वंस चिल्ड्रन। अब वंस कैसे लिखोगे, एक तो होता है एक बार एक राजा था, ONCE, वो नहीं, ONE यही वाला, और ऊपर यहाँ एपोस्ट्रोफ है और फिर S, वंस। सो वन ऑट टू बी पेशेंट विद वंस चिल्ड्रन। नो बॉय केम ऑन टाइम डिडंट ही, एक भी लड़का टाइम पर नहीं आया, कोई भी लड़का टाइम पर नहीं आया। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि इसमें ये नो, तो ये क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आना चाहिए। और नोबडी, नो बॉय के लिए यहाँ पर हमेशा प्लूरल आता है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी एक विशेष लड़के की बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम ही लिखेंगे तो यानी हम एक पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहे हैं, जबकि जब हम कहते हैं कोई भी लड़का नहीं आया यानी सारे ही लड़के देर से आए। सो नो बॉय केम ऑन टाइम डिड दे, इसका क्वेश्चन टैग ये बनेगा डिड दे। अब इसमें ध्यान रखिएगा ये नेगेटिव है, तो एक ही जगह नेगेटिव होना चाहिए, दोनों जगह नेगेटिव नहीं। और नोबडी, नथिंग, एवरीथिंग, सबके लिए यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन आता है। सो डिड दे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। आप इन वीडियोस को देखकर 50% से ज़्यादा इंग्लिश, कम से कम 50%, वैसे तो बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं लेकिन मिनिमम 50% इंग्लिश आप बहुत आराम से सीख सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।